हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम एनवायरनमेंट का पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, हमने इकोनॉमिक्स का पार्ट डिस्कस कर लिया था पूरा। पॉलिटी का पार्ट डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इस सीरीज़ में एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि एनवायरनमेंट भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब कि आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते। 16 टू 18 क्वेश्चन तक भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन अपीयर हुए हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, और जो मेरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू था उसके बेसिस पर हम जिस तरीके से अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं इसी को हम कैरी आउट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन 14 से डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं इसमें आपसे डिटेल में डिस्कशन ना कर पाऊँ, बट अगर आप देख रहे हैं तो कि जो भी स्टूडेंट है उसने 1 एंड 3 ऑप्शंस को अप्लाई किया है, तो बाकी उनके पास कोई प्रॉपर रीज़न वगैरह रहा होगा इसके रिगार्डिंग में। मेरे पास कुछ इस तरीके का रीज़न नहीं है, तो मैं आपसे ये डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर ही लिया था। बात करते हैं 16 की। तो फ्रेंड्स, 16 क्वेश्चन भी अगर मैं कहूँ आपसे तो ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मैं इन टर्म्स के बारे में नहीं श्योर था, इसलिए मैंने इनको अटैम्प्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं 17। अब आप कहेंगे सर कि ना आपने शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो आपने डिस्कस ही नहीं किए। तो फ्रेंड्स, जब मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे ये सब चीज़ों का नॉलेज रहता या आइडिया रहता तो मैं ज़रूर उसको अटैम्प्ट करता, ठीक है। इसी तरीके से 17 क्वेश्चन भी मैंने फ्रेंड्स अटैम्प्ट नहीं किया था, तो इसके बारे में मैं कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता। यस, 18 क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट किया था, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। विद रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल के रिगार्डिंग में वो पूछ रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज, पहला ठीक लग रहा है। सम इंडस्ट्रीज, तो कुछ इंडस्ट्री यूज़ करती होंगी, ये बात भी ठीक है। और इट यूजेस कॉजेज सल्फर एमिशंस, तो फ्रेंड्स ये भी मैं मान के चलता हूँ ये ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेरा भी आंसर क्या आ जाता है, डी आंसर आ जाता है, जो मैंने अप्लाई किया था, जो मैंने एग्जामिनेशंस में मार्क किया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हम डिस्कस कर लेते हैं। 19 क्या कहता है, व्हाट इज ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन क्या होता है, तो फ्रेंड्स पहला ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ठीक है। तो मैंने भी यही पढ़ा था, इसको ही मार्क किया था, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स हम बाकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। कार्बन प्रेजेंट्स इन द एटमोसफियर नहीं, नेचुरल गैस में जो होता है नहीं, और बायोमास एग्रीकल्चर सॉइल में होता है वो नहीं, बिकॉज ब्लू कार्बन की यहाँ पर हम बात करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इन द नेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल, कि बिना सॉइल के सरफेस में वो फाउंड होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ टर्म्स के बारे में तो मैं भी अवेयर नहीं था, ठीक है ना। फिर अगर मैंने इनकी हिंदी भी देखनी चाहिए थी तो वो भी वहाँ पर भी सिर्फ इनका हिंदी का वही मतलब लगा हुआ है, बट मैं इनका मतलब नहीं समझ पाया था, ठीक है। कुछ हद तक मैं मशरूम को तो मैं समझ पाया था, तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि भाई मशरूम तो होना चाहिए। तो जब 4 होना चाहिए तो फिर मैंने देखा कि भाई 4 हमारा 1 एंड 4 में आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो बाकी तो कट जाएगा। और अगर बाकी कट जाएगा तो देखिए ऑप्शन तो कहीं ना कहीं मेरा अलग ही आ रहा है। और जैसे फिर 1 एंड 4 भी है तो 2 एंड 3 में से मुझे कोई चूज़ करना था, तो मैंने फ्रेंड्स 3 को चूज़ कर लिया, क्योंकि 2 ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने 1, 3 एंड 4 के साथ में जाना चाहा, और मैंने 1, 3 एंड 4 को चूज़ कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे पास ना तो मैंने आप लोगों की तरह सीरीज़ देखी है कोई वीडियो की, ना मैंने कोई आंसर की देखी है। मुझे नहीं पता कि ये मेरा आंसर सही है या गलत है, ये तो सिर्फ आंसर्स आने पर ही डिपेंड करेगा, जब मैं उन चीज़ों को देखकर उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं भी एक अपना फीडबैक के तरह के एक तरीके से लेके जाऊंगा कि भाई मेरा क्या फीडबैक रहा और क्या मेरा स्कोर रहा, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स 21 में अगर मैं आपसे बात करूं तो 21 का मैंने लेमन ग्रास ही लगाया है बिल्कुल, कि भाई विच ऑफ द मॉस्किटो रेपेलेंट एक तरीके से है, तो मैंने इसमें लेमन ग्रास को ही लगाया था। तो ये कहीं ना कहीं हद तक हम लोगों का इसमें दोनों का मैच हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 22 की। तो फ्रेंड्स, ये सब जो टर्म्स थी वो मैंने कभी नहीं सुनी थी, और जब मैंने इसको नहीं सुना था तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी कैपेबल नहीं था कि मैं इसको कैरी आउट कर सकूँ। तो मैंने सीरियस बेसिस पर इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग रिस्क भी उसमें लिया जाता है फ्रेंड्स जिसमें आपको लगता है कुछ उम्मीद सी होती है, नहीं तो कोई बात नहीं बनती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन 23 की, तो फ्रेंड्स 23 भी मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने इन टर्म्स के बारे में नहीं सुना था, तो मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, मैंने इसको लेफ्ट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने किया था अप्लाई। कहता है विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जब एक एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपका एक सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, कैच हो जाएगा। जैसे कि स्टेटमेंट थर्ड, ये क्या बोलता है, इट इज़ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट डिक्लेरेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी डिक्लेरेशन इस तरीके की होती है वो लीगली इस तरीके से बाइंडिंग नहीं होती, वो रिकमेंडेशन नेचर पे होती है, क्योंकि सब कंट्री अपने अकॉर्डिंग देखती हैं ये सब चीज़ें। तो अगर हम इसको देखें तो अगर आपने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आपके कितने ऑप्शन रह जाते हैं, तो आपका सेकंड कट जाता है और आपका बी और सी कट जाता है, तो आपके पास 2 एंड 5 और 2 एंड 4 कन्फर्म बचते हैं। तो इसका मतलब आंसर जो 2 है वो तो हमारा कन्फर्म है, उसको तो कोई नहीं हटा सकता। अब हम बात कर लेते हैं, 2 कन्फर्म हो गया, 1 4 एंड 5 में से कोई हमारी ट्रू होगी। तो अगर आप 1 4 के 5 के साथ जाते हैं तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अगर 5 गलत हो जाती है तो फिर फ्रेंड्स डी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर हमारा 1 2 4 आ जाएगा। तो इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ द दिस। तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि हम सिग्नेटरीज होंगे इस चीज़ के, और अगर इसको हम डिलीट कर देते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, 1 2 एंड 4। तो फ्रेंड्स यही मैंने भी आंसर अप्लाई किया था, 1 2 एंड 4। बाकी देखते हैं कि ये सही होता है या गलत। तो कुछ चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स आपको लोगों को भी अगर आइडिया नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट योर यूजिंग योर कॉमन सेंस। आप यूज़ करके, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, आप कॉमन सेंस के बेसिस पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस किस में से ये सब चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसको आप ऑप्शंस में से देख सकते हैं कि भाई, अगर मैं देखता हूँ कि भाई इंजन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से पॉल्यूशन करते होंगे, तो 2 कंफर्म हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह माइक्रोवेव स्टोव्स जो होते हैं होम्स के, वो भी करते होंगे, तो 2 एंड 3 तो मैंने कंफर्म किया। जब मैंने 2 एंड 3 को कंफर्म किया तो मैंने इसको हटा लिया, और जब 2 एंड 3 कंफर्म हो गया और कहीं ना कहीं पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइंस, मुझे ये सब ठीक लग रहे थे, तो मैंने उसको ऑप्शन को डी ही को ही रखा था कि भाई 1 2 3 4 5 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से अब आपको बिना क्वेश्चन की नॉलेज हुए भी, बिना कुछ उसकी जानकारी हुए भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और होप सो शायद ये करेक्ट भी होगा तो बड़ा हमारे लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर के बारे में ये जानना बताना चाह रहा है कि भाई फिल्टर फीडर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट नहीं किया था, उसको मैंने लीव कर दिया। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 28 की। तो 28 में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस। तो फ्रेंड्स अगर हम कहें तो डेट्रीवोरस मतलब होता है, अगर हम बात करें तो जो अपराधारी मतलब बोलते हैं, आई थिंक, मतलब तो मुझे इसमें लगा जो वुड लाइस होता है, जो आई थिंक जिसको दीमक बोलते हैं, तो दीमक तो होनी चाहिए। तो अगर इसमें फिफ्थ को मैंने राइट कर दिया, तो मैंने क्या किया था, फिफ्थ को राइट कर दिया, तो ये सब मेरा ऑप्शन कट जाता है 1 2 4, और मेरे पास ये 3 स्टेटमेंट बचती है। इन्होंने फिफ्थ को ही एलिमिनेट कर दिया, तो इन्होंने ये 3 काट के इनको ये कर दिया, बट मैंने देखिए फिफ्थ को तो रखा है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन कटता है, और इसमें से मैंने मुझे चूज़ करना था। और उसके बाद मैंने देखा कि भाई जेलीफिश नहीं होगा, और अगर मैंने देखा कि जेलीफिश नहीं होगा तो मैंने 2 को भी काट दिया, और जैसे ही मैंने 2 को काट दिया मेरा आंसर आ जाता है 1 3 एंड 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये मेरा ऑप्शन रहा था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब पता नहीं कि ये ठीक है या नहीं, बट ठीक है, उस हिसाब से जो मेरी अपनी नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने इसको अटैम्प्ट किया। रीज़न था फ्रेंड्स कि देखिए मिनिमम आई थिंक मैंने भी 76 टू 78 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया, क्योंकि इतना मिनिमम क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना आप अगर चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में अगर आप आना चाहते तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो 75 क्वेश्चन रिकमेंडरी थे, उतना तो करना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 29, कॉमन कार्बन मैट्रिक। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने नहीं सुना था, और ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है फ्रेंड्स, 25% चांस होते हैं आपके सक्सेस पाने के, कि भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है चारों में से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सारी स्टेटमेंट एक जैसी सी लगती हैं। तो जब तक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं होगा तो आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आगे आने वाले फ्यूचर अटेम्प्ट्स में भी आप इस चीज़ को देखिएगा, जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट वाइज 4 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप देखेंगे
कि अगर एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 25% रह जाती है, जबकि और जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपकी 50% टू 75% तक पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। तो ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से रिस्क लेना है, कहाँ पर रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना है, इस चीज़ को भी हमारे को देखकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम एनवायरनमेंट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो मैंने एनवायरनमेंट सीरीज़ में से थोड़े से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, या ये आप कह सकते हैं कि इस सीरीज़ में से मैंने रिस्क कम लिया। जो मैंने मेजर पोर्शन था अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का वो इकोनॉमी को एंड पॉलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहा, ठीक है, कि जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स इसमें से सिक्योर कर सकूं, और फिर बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी आपके एनवायरनमेंट वगैरह हैं उसको सेकेंडरी पार्ट में रख के, क्योंकि कुछ आपको स्पेशली बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं करना, बट हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं हो कि सभी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कर ले। जैसे आपने मान लीजिए 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, जिसमें से अगर आपने 35 क्वेश्चन भी अगर आपने गलत कर दिए तो फिर आपके फ्रेंड्स सक्सेस होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने एनवायरनमेंट की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है अपनी। आप जैसा कि जानते हैं इकोनॉमी के भी 2 पार्ट आए थे, पॉलिटी के 2 पार्ट आए थे, इकोनॉमी का 1 पार्ट हो गया, तो ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स फ्रेंड्स इसके बन चुके हैं। छोटे छोटे पार्ट हैं। अगर आपको लगता है अच्छा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से इसी बेसिस पर एनालाइज करके आपको बता सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।